जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई संपत्ति, कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशा रखते हुए संपत्ति को लेने के लिए हटाता है तो वो क्या करता है? चोरी का अपराध करता है। वेलकम बैक टू अवर चैनल लॉजी बाई रोहित। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके लॉ परिवार में। तो देखिए, आज जो मैंने अभी आपको जो बोली थी वो चोरी की परिभाषा थी। चोरी आपने बहुत सुना होगा। आज हम चोरी को पढ़ेंगे, चोरी होती क्या है। ठीक है, तो देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 400 वो 368 में चोरी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर देखिए हम चोरी के दंड की बात करें तो चोरी का जो दंड दिया गया है, देखिए परिभाषा कहाँ दी गई है? परिभाषा 368 में। और मैं इसके दंड की बात करूं तो देखिए इसका जो दंड दिया गया है वो 378 और 379 में इसका दंड दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपने, देखिए चलो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे जब एफआईआर लॉन्च होती है तो आपने देखा होगा कि एफआईआर में माने चोरी का अपराध है, तो जब एफआईआर में जो सेक्शन लिखे जाते हैं, धारा लिखी जाती है, तो वो कौन सी धारा लिखी जाती है? देखिए वो धारा जो लिखी जाती है वो ये धारा होती है कि आपको चोरी के अपराध के लिए दंडित किया जाता है। यानी जो दंड की जो धारा होती है वो धारा उसमें लिखी जाती है। ठीक है, यानी चोरी को कहाँ परिभाषित किया गया है? चोरी को परिभाषित किया है धारा 378 में। और इसका दंड क्या दिया गया है? इसका दंड जो दिया गया है वो 379 में दिया गया है, जहाँ 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों। ठीक है, देखिए अभी हम चोरी को जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम दंड की मात्रा को बढ़ा देंगे। हम नहीं बढ़ाएंगे, मतलब दंड की मात्रा आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए चोरी की परिभाषा से स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि देखिए अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी। न्यूज़ क्या थी कि अभी दिल्ली में हाल ही में एक ज्वेलरी की जो दुकान होती है ज्वेलर्स की, हाँ, अभी 2 लोगों ने मिलकर वहाँ क्या किया? चोरी करी। ठीक है, देखिए हम आम जिंदगी में उसको बोल देते हैं कि हमने लूट, 2 लोगों ने लूट करी। देखिए लूट अलग चीज़ होती है, चोरी अलग चीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा होता है, ठीक है, जब वो बड़ा होता है तो वो क्या बन जाता है? वयस्क व्यक्ति बन जाता है। जब छोटा होता है तो वो माइनर होता है। ठीक है, इसी प्रकार चोरी होती है। चोरी का जो अगला रूप होता है वो लूट होता है। ठीक है ना, लेकिन हम अभी देखिए चोरी डिस्कस कर रहे हैं तो हम चोरी के बारे में ही बात करेंगे, अभी लूट के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जैसे 2 व्यक्तियों ने अभी दिल्ली में रात के समय में क्या किया, मतलब एक ज्वेलर्स के यहाँ पे रात में शोरूम में घुसकर हमारे सब सामान को ले गए। ठीक है, तो वो देखिए लूट नहीं हुई, वो क्या हुई? चोरी हुई। ठीक है ना, क्योंकि लूट में देखिए हिंसा या बल का मतलब प्रयोग होना चाहिए, हथियारों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं है, किसी चीज़ को उठा के ले जा रहे हैं तो वो चोरी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो वहाँ पर ज्वेलर्स के यहाँ पर क्या हुआ? ज्वेलर्स के यहाँ पे वो चोरी हुई। ठीक है, अब मैं आपके देखिए यहाँ पे एक मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, उस सवाल का जो जवाब होगा वो इसी पूरी क्लास में होगा। ठीक है, अब जो शोरूम में जो चोरी हुई थी उस चोरी के लिए जो दंड का प्रावधान दिया गया है वो आईपीसी के इस सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके हम चोरी संबंधित जितने भी सेक्शन है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आपको उस सवाल का जवाब कमेंट में बताना होगा कि इस सवाल का जवाब क्या है। ठीक है, यानी कि एक ज्वेलर के यहाँ पे जो चोरी हुई थी तो उस चोरी का दंड का प्रावधान कहाँ दिया गया है। ठीक है, तो देखिए मैं बात करूँ चोरी की, तो चोरी देखिए अक्सर आपको सुनने को मिलती है कि आज वहाँ चोरी हो गई, वहाँ चोरी हो गई। ठीक है, अब देखिए हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करेंगे कि चोरी कब कब चोरी होती है, किस प्रकार से होती है, किस संपत्तियों की होती है। ठीक है, तो देखिए चोरी की परिभाषा जो दी गई है वो 378 में दी गई है, जो मैंने बताई थी। तो वो क्या दी गई है? जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई संपत्ति बेईमानी से लेने का आशा रखते हुए उस संपत्ति को ऐसे लेने के लिए हटाता है तो वो क्या करता है? चोरी का अपराध करता है। ठीक है, तो देखिए चोरी के अपराध के लिए इसके कुछ आवश्यक तथ्य हैं। ठीक है, इसके कुछ आवश्यक तथ्य दिए गए हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जो बताते हैं कि चोरी किस किस रूप में होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए चोरी की परिभाषा तो यही थी, तो उसके लिए क्या है कि देखिए पहला तो क्या है, जो संपत्ति है वो कैसी होनी चाहिए? जंगम, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चल संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, जंगम को हम चल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए? देखिए दूसरा ये है कि जो संपत्ति है वो किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना ली गई हो। ठीक है, तीसरा क्या है? जो संपत्ति है, ठीक है,
उसको लेने का क्या हो, बेईमानीपूर्ण आशय हो। अब चौथा क्या है इसमें, देखिए चौथा इसमें है कि संपत्ति को ऐसे लेने के लिए वहां से हटाया गया हो, यानी संपत्ति को हटाया गया हो। ठीक है, अगर मैं पांचवें की बात करूं तो पांचवा क्या है कि संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से लिया गया हो। ठीक है, यानी कि चोरी की परिभाषा क्या है, चोरी की परिभाषा है कि जब कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए उस संपत्ति को ऐसे लेने के लिए हटाता है तो वो चोरी का अपराध करता है, यह कहा जाता है। यही जो मैंने लाइन आपको बोली है, ये लाइन बेल एक्ट की लाइन है जो आपके भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में परिभाषित है। ठीक है, यानी कि उसके लिए जो देखिए जो आवश्यक तत्व निकल के आते कौन से आते हैं, जिस संपत्ति की हम चोरी कर रहे हैं वो संपत्ति कौन सी होनी चाहिए, वो संपत्ति जंगम यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसको हम चल संपत्ति बोलते हैं। ठीक है, चल संपत्ति आप जानते होंगे, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि चल संपत्ति वो जिसको आसानी से ले जाया जा सके, जो चल सकती है। ठीक है, अब बात करूँ मैं, देखिए दूसरा इसमें क्या है कि जो संपत्ति हम जो ले रहे हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति के कब्जे में से ले रहे हैं उस व्यक्ति की सम्मति के बिना उस संपत्ति को लेना होगा हमको। ठीक है, यानी कि उसका इसमें कंसेंट यानी सहमति नहीं होनी चाहिए, किसकी, जिसके कब्जे में से संपत्ति को ले रहे हैं। ठीक है, तीसरा आता है कि बेईमानीपूर्ण आशय। देखिए चोरी का जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है वो क्या है, बेईमानी। बेईमानी को कहाँ परिभाषित किया गया, देखिए बेईमानी को आपके भारतीय दंड संहिता की ही धारा 24 में परिभाषित किया गया, जहाँ बताया गया कि जब कोई व्यक्ति बेईमानीपूर्ण आशय से कोई कार्य करता है और जब किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाता है और किसी व्यक्ति को हानि, तो देखिए बेईमानी यहाँ इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या हुआ, अभी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। देखिए बेईमानी कैसे होनी चाहिए कि देखिए मान लीजिए बेईमानी आपने कोई संपत्ति ली, ठीक है, तो संपत्ति के लिए देखिए ये आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को लाभ हो, उसके लिए बस इतना ही पर्याप्त है कि दूसरे व्यक्ति को उससे हानि हुई हो। अगर किसी व्यक्ति को उससे सिर्फ हानि होती है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, हमारा मतलब चोरी का अपराध हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति को हटाया गया हो। ठीक है, ये देखिए चौथा जो आवश्यक तत्व वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जो संपत्ति ली गई थी उसको ऐसे लेने के लिए वहाँ से हटाया गया हो। संपत्ति को मतलब वहाँ से हटाया जाना भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है वो है कि संपत्ति को कब्जे में से हटाया गया हो। ठीक है, यानी पोजेशन में से हटाया गया हो, जिसके कब्जे में संपत्ति थी वहाँ से संपत्ति को हटाया गया हो। ठीक है, पहला क्या, संपत्ति मूवेबल होनी चाहिए, संपत्ति को बिना उसकी सम्मति के बिना लिया गया हो, लेते समय उसका बेईमानीपूर्ण आशय हो, और संपत्ति को ऐसे लेने के लिए हटाया गया हो, संपत्ति दूसरे कब्जे में से ली गई हो। ठीक है, और मैं बताया था इसका आवश्यकता, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता वो क्या है, वो बेईमानी, यानी उस संपत्ति को लेने के लिए उसका जो इंटेंशन है वो कैसा होना चाहिए, वो बेईमानीपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब बात करूँगा, देखिए अब देखिए ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, ये मैं आपको शुरुआत में बता दिया गया था। ठीक है, अब देखिए मैं अब आपको एक उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कभी कभी हम कोई संपत्ति देखिए किसी की व्यक्ति कब्जे में से हटा भी रहे हैं, ठीक है, उसकी सम्मति के बिना भी हटा रहे हैं। ठीक है, और संपत्ति मूवेबल भी है, तो ऐसी स्थिति में भी देखिए कभी चोरी नहीं होती है। वो कब नहीं होती है, मान लीजिए आप अपने मित्र के यहाँ जाते हैं, ठीक है, बरसात का समय है, और जब आप उसके यहाँ पे जाते हैं तो उसके यहाँ पे एक छाता रखा रहता है। ठीक है, और वहाँ उसके आप बहुत देर बातचीत करते हैं, फिर वहाँ आपका आने का समय होता है, जब वहाँ पे आते हैं तो आपको ये ध्यान होता है कि मैं शायद घर से लेके छाता आया था, और वो छाता लेकर अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ना तो कोई लाभ हुआ, ठीक है, और ना ही आपके दोस्तों को कोई हानि हुई, और आपने वो छाता सिर्फ भूलवश ले लिया था, क्योंकि आपका उसको लेने का कोई बेईमानीपूर्ण आशय नहीं था। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में कोई चोरी नहीं होती है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की साइकिल खो जाती है, ठीक है, और उसकी जब साइकिल खो जाती है तो वहीं जहाँ से उसकी साइकिल मतलब चोरी होती है, तो वहीं पे उसी टाइप की मतलब उसी तरह की एक साइकिल और खड़ी होती है, और वो व्यक्ति क्या करता है, उस साइकिल को अपनी साइकिल समझ के अपने घर ले आता है। ठीक है, अब देखिए वो साइकिल के लिए चोरी के अपराध का दोषी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए साइकिल उसने हटाई है, किसी दूसरे कब्जे में थी, वहाँ से हटाई है, बिना उसकी सम्मति के लिए है,
तो ऐसी स्थिति में क्या ये चोरी का अपराध होगा कि नहीं होगा? देखिए ऐसी स्थिति में चोरी का अपराध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए उसने उसको अपनी चीज़ मतलब जानते हुए मतलब वहाँ से उठाया था, उसका कोई रॉन्ग इंटेंशन या कोई बेईमानीपूर्ण उसका आशय नहीं था, ना ही उसको कोई चुराने का आशय था, उसने सिर्फ अपनी समझ के उस साइकिल को वहाँ से उठाया था, तो इसलिए वो चोरी के अपराध का दोषी नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए चोरी का अपराध कब होगा? चोरी का अपराध देखिए कब होगा? जब चोरी का अपराध जब होगा, मान लीजिए एक आपको मैं एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, ठीक है, एक दोस्त के घर में पेड़ लगा हुआ है, आपके घर में पेड़ नहीं लगा हुआ है, और आप अपने दोस्त के घर पर जाते हैं रात में और उस पेड़ को वहाँ से काट देते हैं। ठीक है। अब देखिए पेड़ क्या होता है? पेड़ इनमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, स्थावर संपत्ति होती है। ठीक है। और स्थावर संपत्ति के संबंध में चोरी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति उस पेड़ को काटता है, तो पेड़ को क्यों काटता है? ले जाने के लिए काटता है। जैसे ही उसने उस पेड़ को काटा तो वो उस समय ही चोरी के अपराध का दोषी हो जाता है, चाहे वो उस पेड़ को ले जा पाए या ना ले जा पाए। ठीक है ना। यानी पेड़ जब तक खड़ा है, जब तक उसे चोरी नहीं की जा सकती है, लेकिन पेड़ को तोड़कर उसने काट कर जैसे ही अलग किया तो वहाँ चोरी का अपराध घटित हो जाता है। ठीक है। क्योंकि देखिए इसके संबंध में भी चोरी का अपराध माना जाएगा। ठीक है। और एक और मैं आपको उदाहरण बताऊँ तो देखिए आप जैसे आप पड़ोस में रहते हैं अपने में, ठीक है, आपका पड़ोसी भी रहता है, आपके पड़ोसी को कुत्ते पालने का शौक़ है। बहुत लोगों को होता है भाई, कोई दो कुत्ते पालता है, कोई छः कुत्ते पालता है, तो सब तरह का शौक़ होता है। ठीक है। जैसे कहावत है कि जलेबी की रखवाली कुतिया, तो देखिए कुत्ते को जलेबी बड़ी पसंद होती है। अब वो क्या करता है कि उस कुत्ते को चुराने के लिए कि भाई कुत्ता मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इस कुत्ते को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, तो उसको क्या करता है, धीरे धीरे करके मतलब जलेबी बिस्कुट कुछ भी डालता है, वो कुत्ता खाते खाते उसके मतलब घर तक आ जाता है। ठीक है। इस लालच में कि कुत्ता खाते खाते यहाँ तक आ जाए। जैसे कुत्ता वहाँ तक उसको पहुँचता है तो वहीं क्या करता है, वो चोरी का अपराध करता है। ठीक है। तो ऐसे भी चोरी का अपराध हो सकता है। ठीक है। और मान लीजिए किसी के जो जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, जैसे भैंस हुई, बैल हुई, गाय हुई, कोई खेत पर चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, या किसी नदी किनारे चढ़ रहे हैं, या कहीं भी चढ़ रहे हैं, और आप आते हैं उनको वहाँ से ले जाते हैं। ठीक है ना, मार पीट के मतलब कैसे भी मार के अपने घर तक ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, चोरी का अपराध हो जाता है। ठीक है। तो ये सब देखिए क्या थे, चोरी के अपराध थे। ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था देखिए किस कंडीशन में चोरी नहीं होती है। अगर कोई संपत्ति लेते समय आपका आशय बेईमानीपूर्ण नहीं है तो वहाँ चोरी का अपराध नहीं होगा। और वहाँ पे आपका संपत्ति का लेने के समय जो आशय, जो इंटेंशन है वो बेईमानीपूर्ण है तो वहाँ चोरी का अपराध होगा। जो मैंने लास्ट के आपको 3 एग्जाम्पल बताया उसमें देखिए बेईमानी साफ साफ झलक रही थी। ठीक है। कुत्ते को उसने बिस्किट इसलिए डाले थे कि वो कुत्ते को चुराना चाहता था। उसने देखिए बैल को इसलिए ले गया तो बैल को उसको पसंद आया तो अपने घर ले जाना चाहता था, वहाँ भी चोरी का अपराध हो गया। और जो मैंने आपको एक एग्जांपल और बताया था, जैसे ही उसने पेड़ों को काट कर अलग किया। अब मान लीजिए कि आपको कोई पेड़ पसंद आया, मान लीजिए आप कोई रोड से निकल के जा रहे हैं, किसी नर्सरी में आपको पेड़ लगा, कहीं रोड के किनारे कोई पेड़ अच्छा दिख रहा है, ठीक है, और वो किसी व्यक्ति के, मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्लॉट में कोई पेड़ लगा हुआ है। आपने क्या किया कि उस पेड़ को आपने सोचा कि इस पेड़ को अपने यहाँ लगाऊंगा, जैसे आपने उस पेड़ को उखाड़ा, काटा, कुछ भी किया, ठीक है, जैसे ही उस पेड़ को ज़मीन से आप अलग करते हैं तो वहाँ तुरंत चोरी का अपराध आपका हो जाता है। ठीक है, चाहे आप उस पेड़ को अपने घर ले जा पाएँ या न ले जा पाएँ, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो था देखिए जो मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए थे कब चोरी हो सकती है, कब चोरी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि देखिए चोरी का अपराध, क्या चोरी अपनी संपत्ति की भी की जा सकती है। देखिए अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे कि दूसरे के कब्जे में से उसकी सम्मति के बिना संपत्ति को उठाया गया हो। ठीक है, अब मैं बात आपसे, देखिए यहाँ मैंने आपका एक क्वेश्चन छोड़ा है, अभी क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में भी छोड़ा था, दिल्ली की ज्वेलरी की दुकान वाला, ठीक है ना, उसका देखिए उसका आंसर अभी जो आगे आगे जैसे आपकी क्लास चलती रहेगी उसमें उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या अपनी संपत्ति की चोरी हो सकती है? तो देखिए अपनी संपत्ति की चोरी भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं तो देखिए ऐसे हो सकती है अपनी संपत्ति की चोरी। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को अपनी घड़ी सही करने के लिए दी, ठीक है, किसी व्यक्ति को आपने अपनी घड़ी सही करने के लिए दी, और जिस व्यक्ति को आपने घड़ी सही करने के लिए दी थी आपने उससे मतलब आपका उस पर कोई भी ना तो कर्ज था ना कुछ भी था, ठीक है, और आप वहाँ जाते हैं और उसके बिना सम्मति के उस घड़ी को वहाँ से लेके चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में देखिए चोरी नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपराधिक अत्याचार का मामला बन सकता है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना उसकी दुकान में घुसा था, लेकिन संपत्ति उसी की थी तो ले आया, कोई बात नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अपनी संपत्ति की चोरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं इसके बारे में। ये मान लीजिए ए है, ठीक है, ए छोड़िए आप हैं ये खुद, आजकल तो लोग सब छोटा मोटा पैसा दे देते हैं उधार, ठीक है ना, ये आप हैं और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है,
आप मुखर्जी नगर में इलाहाबाद में रहकर तैयारी कर रहे हैं अपनी, और आपको जरूरत पड़ जाती है, आपकी जरूरत आप जानते हैं भैया बाबू को समोसा खिलाना है या बर्गर खिलाना है, ठीक है ना। और आपको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं, अपनी घड़ी, मोबाइल, कुछ भी चीज़ किसी व्यक्ति के पास क्या करते हैं, गिरवी रख देते हैं, ठीक है, गिरवी रख देते हैं। अब देखिए घड़ी गिरवी रख दी, मतलब घड़ी मान लो, ठीक है, घड़ी पे मालिकाना हक किसका था, आपका था, लेकिन आपने पैसे रख के किसके पास पहुंचा दी, एक व्यक्ति को गिरवी रख दी, ठीक है। अब इस पे कब्जा किसका हो गया, इस व्यक्ति का कब्जा हो गया इस पे, ठीक है, यानी व्यक्ति का कब्जा इस पे घड़ी पे हो गया। और आप क्या करते हैं कि एक दिन आप निकल के जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि उस व्यक्ति की दुकान पर कोई व्यक्ति नहीं है और आपकी घड़ी वहीं पे काउंटर पर रखी हुई है, ठीक है। लेकिन उस समय जब आपने घड़ी को देखा था, उस आपने जो गिरवी का जो पैसा था, जो उधार लिया था, आपने उस पैसे को नहीं चुकाया था, ठीक है। बिना उस पैसे को चुकाए हुए उस घड़ी को वहाँ से लेके चले आते हैं, ठीक है, और लेके अपने घर आ जाते हैं। तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में चोरी का अपराध बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए चोरी के लिए आवश्यक तत्व मैंने आपको बताए थे, चोरी जंगम होनी चाहिए संपत्ति, घड़ी जंगम संपत्ति है, सम्मति के बिना लिया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए संपत्ति का स्वामी तो यही था, लेकिन इसने इसको जो संपत्ति का जो मालिकाना हक तो किसको दे दिया, वो व्यक्ति को दे दिया, ठीक है। अब कोई घड़ी यहाँ से जाती तो इसकी सम्मति के बिना जाती, ठीक है। अब इसने अपनी ही घड़ी को उसकी सम्मति के बिना चुरा लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, चोरी का अपराध हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें जो बेईमानीपूर्ण से मैंने जो आपको बताया था, इंटेंशन जो बेईमानीपूर्ण है वो साफ साफ झलक रहा है। कैसे झलक रहा है कि इसने देखिए बिना पैसा चुकाए अपनी घड़ी को वहाँ से बेईमानी से उठा लिया, तो हमें बेईमानी हो गई, ठीक है। और संपत्ति को वहाँ से लाया है तो संपत्ति को हटाया गया है। दूसरा, संपत्ति दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से ली गई है। अब किसे कब्जे में थी संपत्ति, व्यक्ति के कब्जे में थी, यहाँ से ली गई है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो सकता है, अपनी संपत्ति की चोरी भी की जा सकती है, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। एक न्यायालय ने क्या किया कि न्यायालय ने कुछ संपत्तियों को और कुछ गाय को, कुछ भैंसों को कुर्क कर लिया, ठीक है। कुर्क करके क्या किया, किसी व्यक्ति को सौंप दी कि इनकी रखवाली आप करिए। अब भाई देखिए संपत्ति और उसने भैंस जो गाय हुई कुर्क की थी तो किसी व्यक्ति की करी होंगी, और वो व्यक्ति क्या करता है कि उस व्यक्ति की सम्मति के बिना या न्यायालय की सम्मति के बिना उन गायों को वहाँ से जाके खोल लाता है। तो ऐसी स्थिति में भी वो चोरी का अपराध करता है, चाहे गाय उसकी स्वयं की है, ठीक है, लेकिन वो न्यायालय के आदेश के अनुसार कुर्क करके उस व्यक्ति के पास रखी गई थी, या तो न्यायालय की अनुमति से उनको वहाँ से लाया जा सकता था, नहीं अंतर नहीं लाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपनी संपत्ति की भी चोरी करी जा सकती है, ठीक है। अब इसका देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके संदर्भ में एक बताऊँ। मान लीजिए कल को आपके पास कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है। अब वो चीज़ किसी अपराध से संबंधित है, कुछ प्रकार की है, या कुछ भी, मान लीजिए उसको पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। अब वो पुलिस के द्वारा जब्त कर ली जाती है तो पुलिस क्या करती है उस चीज़ को, मान लीजिए आपकी गाड़ी है, आप रोड पर चल के जा रहे हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी में कुछ ऐसा सामान पाया जाता है जो किसी अपराध से संबंधित है, और उस गाड़ी को क्या करता है पुलिस वाला, वहाँ से उस गाड़ी को जब्त कर लेता है और फिर थाने ले जाता है, ठीक है। और अगले दिन क्या करते हैं कि आपके पास उस चाबी की डुप्लीकेट गाड़ी होती, मतलब उस गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी होती है, और आप जाके उस गाड़ी को वहाँ से ले आते हैं। तो देखिए चाहे गाड़ी आपकी स्वयं की है, लेकिन इस समय वो उस व्यक्ति के कब्जे में थी, किसकी, पुलिस वालों के कब्जे में थी, तो ऐसी स्थिति में आपका चोरी का अपराध बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार अपनी संपत्ति की चोरी भी की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक सवाल और बनता है, वो एक सवाल ये बनता है कि मान लीजिए कि संपत्ति है कि चोरी के लिए जो संपत्ति हम ले रहे हैं उसको अगर हम थोड़े समय के लिए भी लेते हैं तो क्या संपत्ति, मतलब वो थोड़े समय के लिए लेते हैं तो क्या वो जब चोरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। भाई जैसे हमने बताया था कि आगे देखिए संगम संपत्ति लेनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कोई चीज़ थोड़े समय के लिए ले ली जाती है तो क्या वहाँ भी अपराध, मतलब चोरी का बनता है कि नहीं बनता है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ वहाँ से उठाई और कुछ समय अपने पास रखी, उसके बाद वहाँ रख आए उसको, तो इस स्थिति में चोरी का अपराध बनेगा नहीं बनेगा। तो देखिए इस स्थिति में भी चोरी का अपराध बनेगा। वो कैसे बनेगा, देखिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक केस भी है, तो उसमें क्या था कि एक व्यक्ति होता है, वो किसी मतलब विभाग में क्या होता है, एक कर्मचारी होता है, यानी लिपिक होता है, ठीक है, क्लर्क। अब उस विभाग में बहुत सारी फाइलें रखी होती हैं। अब वो व्यक्ति क्या करता है कि वहाँ से किसी व्यक्ति के कहने पर, मतलब धन के लालच में आके, उससे कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई तू उस विभाग में क्लर्क है तो एक काम कर, एक फाइल है उस विभाग में
उस फाइल को 2 दिन के लिए मुझे दे दें। अब वो व्यक्ति क्या करता है, उससे पैसे लेकर उस फाइल को वहाँ से निकालता, 2 दिन के लिए उस व्यक्ति को जाके दे देता है, ठीक है। 2 दिन बाद उस व्यक्ति से उस फाइल को वापस लेकर उसी विभाग में रख देता है। तो देखिए संपत्ति तो वहाँ से ली गई थी, विभाग की सम्मति के बिना ली गई थी, उसको लेने के लिए बेईमानी पूरा आशय था, सब कुछ था, और उसने संपत्ति को वापस रख भी दिया। तो ऐसी स्थिति में चोरी होगी कि नहीं होगी? तो देखिए ऐसी स्थिति में भी चोरी बन जाती है, चाहे संपत्ति थोड़े समय के लिए ही ली गई हो तो वहाँ भी चोरी का अपराध घटित हो जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। देखिए एक व्यक्ति स्कूल के बाहर जाता है, ठीक है, जब स्कूल की छुट्टी होती है, और वहाँ क्या करता है, एक बच्चे से उसकी किताबें छीन लेता है, उससे कहता है कि मेरे घर पे आ, जब मैं आपको किताबें दूंगा। और वह व्यक्ति उसके घर पे जाता है, वहाँ से किताबें ले आता है, तो उसको अपनी संपत्ति तो मिल गई। लेकिन इस स्थिति में जो व्यक्ति उसकी किताबों को छीन के ले गया था, उसने चाहे उसको 2 घंटे के लिए छीना था, इस स्थिति में भी चोरी का अपराध बन जाता है। तो देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि देखिए कुछ समय के लिए भी संपत्ति अगर ले ली जाती है, तो कुछ समय के लिए भी संपत्ति ले ली जाती है, तो तभी भी चोरी का अपराध बन सकता है, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है भाई, हमने 2 चीज़ समझ ली, अपनी संपत्ति की चोरी की जा सकती है, ठीक है, और संपत्ति कुछ समय के लिए ली जाती है तो भी संपत्ति का चोरी का अपराध हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और किसी व्यक्ति के घर में कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अब वो रात के समय जाता है और रात में कोई मेडिकल खुला नहीं होता है या उसके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि रात में किसी मेडिकल में से अपने आवश्यकता के अनुसार कुछ दवाइयाँ लेता है और अपने घर ले जाता है, ठीक है, और जाके अपने घर में जिसको जो बीमार था उसको दे देता है। तो ऐसी स्थिति में चोरी का अपराध होगा कि नहीं होगा? तो देखिए इसको बोला जाता है कि क्या आवश्यकता चोरी हो सकती है? तो देखिए आवश्यकता चोरी होती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और वह व्यक्ति रात का समय है या दिन का समय, कोई भी समय है, या तो उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं या रात का समय है उसको दवाई नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, किसी दुकान में से या शटर खोल के या खुली हुई दुकान में से जाकर दवाई ले आता है, अपने घर में ला दे देता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी देखिए चोरी का अपराध बन जाता है, ठीक है। इसका आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट उदाहरण, वो ये है कि मान लीजिए आपने अक्सर देखा होगा कि देखिए छोटे छोटे बच्चों को आप भीख मांगते देखते हैं, बड़े बच्चों को मतलब बड़े लोगों को भी देखते हैं, लेकिन देखिए बड़ा आदमी समझदार हो, छोटा बच्चा कोई समझदार नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई 14-15 साल का बच्चा है और वो बहुत ज़्यादा भूखा है, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। अब वह किसी दुकान पे जाता है, वहाँ पे खाना रखा होता है, वहाँ से वो खाने को चुरा लेता है, ठीक है। देखिए उसने खाना इसलिए चुराया था कि वो अपनी भूख को शांत कर सके, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसी स्थिति में भी चोरी का अपराध बन जाता है, ठीक है। इसको हम आवश्यकता द्वारा चोरी बोलते हैं, क्योंकि आवश्यकता द्वारा चोरी कैसी होती है, जब व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और वो आवश्यकता ऐसी होती है कि उसको उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उस चीज़ को ले लेता है, तो देखिए उसको आवश्यकता द्वारा चोरी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी चोरी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो देखिए मैंने तो आपको तरीका बता रहा हूँ कि चोरी कब कैसे कैसे मतलब हो सकती है। अब जैसे आपने गाँव मोहल्ले में देखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज़ उठा के ले गया, ठीक है, उसको उस चीज़ की ज़रूरत थी। मान लीजिए आपकी किसी घर के बाहर कोई ईंट पड़ी हुई है और आपके घर में एक ईंट कम लगी हुई है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मैं इस ईंट को ले जाऊंगा तो अपने घर में लगा दूंगा, इससे मेरे घर के डेकोरेशन में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है, और आप उस ईंट को उठा के ले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वो तो उसके घर के बाहर ईंट पड़ी हुई थी, उसको कोई मतलब क्या हुआ, मतलब उसको कोई हानि नहीं हुई जिसकी वो ईंट थी, लेकिन दूसरा व्यक्ति ले गया, उसके घर में 4 चांद लग गए, उसको थोड़ा लाभ हो गया। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्थिति में चोरी का अपराध हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम बोलते हैं आवश्यकता चोरी हो सकती है, नहीं कि हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं कि पति पत्नी एक दूसरे की संपत्ति को चोरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इससे पहले हम इसको चर्चा करने से पहले जानेंगे कि हिंदू विधि अधिनियम पति पत्नी को एक व्यक्ति नहीं मानता है, ठीक है। आपने हिंदू विधि पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया है कि स्त्रीधन होता है। स्त्रीधन कौन सा होता है, जो जिस पर संपूर्ण अधिकार किसका होता है, स्त्री का होता है, ठीक है। अगर स्त्री के किसी संपत्ति को कोई व्यक्ति क्या मतलब उसका पति उसकी सम्मति के बिना लेता है या बेच देता है, किसी व्यक्ति को दे देता है, तो पति वहाँ चोरी का अपराध करता है, ठीक है। इसी प्रकार पत्नी अपने पति की संपत्ति को उसकी मर्जी के बिना बेच देती है, किसी को दे देती है, तो उसमें क्या होगा, चोरी का अपराध होता है, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग उसमें पढ़ते भी होंगे। एक पति पत्नी होते हैं, ठीक है,
अब पति की जो पत्नी होती है जो, उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होता है, ठीक है। अब वो व्यक्ति उसकी पत्नी के मतलब घर पे आता है उसके पति की गैर मौजूदगी में। अब वहाँ पे क्या होता है कि देखिए कुछ पति की चीज़ रखी होती है, ठीक है, वह उठा के उस व्यक्ति को दे देती है जिससे उसका संबंध होता है, ठीक है। वह व्यक्ति वहाँ से उसको लेकर चला जाता है। तो देखिए ऐसी स्थिति में पत्नी पति की संपत्ति को चोरी करने की अपराधी होगी, ठीक है, क्योंकि पति पत्नी को एक व्यक्ति हिंदू लॉ में नहीं माना गया है, ठीक है। तो आईपीसी के अंतर्गत इनको एक मतलब व्यक्ति नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार पति अपनी पत्नी की संपत्ति को लेता है या पत्नी अपने पति की संपत्ति को लेती है तो वो उसके लिए चोरी के लिए अपराध के दोषी होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए अक्सर आपने देखा होगा जो बिजली होती है लोग बिजली चोरी से भी जलाते हैं, ठीक है ना, यानी बिजली लोग चोरी से भी जलाते हैं। अब आप जब बिजली चोरी से जलाते हैं, मान लीजिए आपने कोई तार डाल के अपने घर में बिजली कनेक्शन ले लिया, कनेक्शन आपके पास नहीं था और चोरी से आप बिजली जला रहे हैं, तो क्या वो चोरी का अपराध होता है कि नहीं होता है? तो देखिए एक मामला था अवतार सिंह का मामला। तो उस मामले में क्या बताया गया था, उस मामले में बताया गया था कि चोरी ऐसी संपत्ति है जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। भाई बिजली है, अब बिजली चल तो रही है, अब आपने बिजली अपने घर में लगा, मतलब चोरी से मतलब क्या किया, अपने घर में तार खींच लिया, आपके घर में बिजली चल रही है, चोरी तो आपने करी है, लेकिन आपके ऊपर 379 के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए आईपीसी के अंतर्गत चोरी को मतलब बिजली को चोरी का अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि देखिए जो बिजली होती है उसको तार से अलग नहीं किया जा सकता। चोरी का जो महत्वपूर्ण आवश्यक तथ्य क्या पढ़े थे हमने, उसको संपत्ति को ना मतलब लिया गया हो, उसको संपत्ति को हटाया गया हो और दूसरे कब्जे में से लिया गया हो, ठीक है। और अब उसको तो हम उससे अलग नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते उससे, भाई वो तो तार से जुड़ी रहेगी। तो वो देखिए चोरी का अपराध ना होकर उसके लिए अन्य अपराध होगा। वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई नियम बना हुआ है, जैसे विद्युत अधिनियम बना हुआ है, तो उसके अंतर्गत हम जाके मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, लेकिन चोरी का मुकदमा उसमें दर्ज नहीं होगा। अगर आप बिजली चुराते हैं तो बिजली की चोरी 379 के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि भारतीय दंड संहिता में इसको चोरी का अपराध नहीं माना गया है। लेकिन विद्युत अधिनियम के अंतर्गत इसको अपराध माना गया, हम उसके अंदर जाकर मतलब मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, लेकिन 379 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता में कोई मुकदमा इसमें दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसको बिजली को चोरी नहीं माना गया है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि 378 में चोरी को परिभाषित किया गया, 379 में इसके दंड के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि जैसे जैसे हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे दंड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। वही मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अभी दिल्ली में हाल ही में एक ज्वेलर के यहाँ पे क्या हुआ, चोरी हुई, ठीक है। अब वो व्यक्ति चोरी के लिए दंडित किए जाएंगे कौन से सेक्शन में, तो देखिए सेक्शन 380 जो धारा 380 है। 380 देखिए क्या बात करती है, 380 जो बात करती है वो बात करती है कि मान लीजिए कोई निर्माण है, निर्माण क्या होता है, कोई मकान है, दुकान है, घर है, कुछ भी है, ठीक है, या किसी तंबू में, तंबू क्या होता है जो टेंट बना के आप रहते हैं, ठीक है, किसी जलियान में, जलियान कौन सा होता है, पानी का जहाज, किसी निर्माण तंबू जलियान में कोई व्यक्ति चोरी करता है, ठीक है, तो वो गृह निवास मतलब निवास स्थान में चोरी का मतलब मानी जाती है, ठीक है। उसके लिए दंड का प्रावधान क्या दिया गया है, उसके लिए दंड का प्रावधान जो दिया गया है वो 380 में दिया गया है। 380 में बताया गया है कि आपको 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपसे एक प्रॉब्लम पूछी थी कि किसी व्यक्ति के मकान में चोरी की जाती है, दुकान में चोरी की जाती है, किसी निर्माण में चोरी की जाती है, तंबू में चोरी की जाती है, ठीक है, तो वहाँ चोरी कहाँ मानी जाएगी, चोरी देखिए 378 में हमने एक सामान्य परिभाषा पढ़ी थी चोरी की, ठीक है। 380 में जो हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं कि निवास स्थान में जब चोरी की जाती है, तो निवास स्थान में जब चोरी की जाती है तो चोरी के लिए जो दंड का प्रावधान दिया गया है वो 380 में 7 वर्ष या 3 वर्ष मतलब जुर्माना दोनों का कारावास दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे थे वो कितना पढ़ रहे थे, 379 3 वर्ष और जुर्माना दोनों, ठीक है। यदि चोरी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो आपके यहाँ सेवक के रूप में, नौकर के रूप में, लिपिक के रूप में कार्य करता है, यानी आपसे जुड़ा हुआ है, और वह व्यक्ति चोरी करता है, तो उसके लिए जो चोरी के लिए जो दंड का प्रावधान दिया गया है वो 381 में दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई नौकर है, सेवक है, या आपका कोई लिपिक है या क्लर्क है, कोई भी है, वो आपके यहाँ कोई संपत्ति चोरी करता है। मान लीजिए आपने कोई किसी को नौकर रख रखा है, वो आपके किचन में से कोई सामान चुरा के ले गया, कुछ भी ले गया, तो वो देखिए 379 के अंदर दंडित नहीं किया जाएगा। वो कहाँ दंडित किया जाएगा, वो दंडित किया जाएगा 381 के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए चोरी में भी कंडीशन बता दी गई है, चोरी इस टाइप से की जाएगी तो कितना दंड का प्रावधान है, ठीक है। यानी कि चोरी देखिए
खुली जगह पे की जा रही है तो मतलब 379 में चली जाएगी, लेकिन किसी निर्माण तंबू भवन या जलयान में करी जा रही है तो 380 में 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा, ठीक है, या जुर्माना या दोनों से। या चोरी निवास स्थान में किसी आपके सेवक, लिपिक या किसी के द्वारा की जा रही है तो वहाँ पे 7 वर्ष से कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित वो किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करते समय अपने पास कोई हथियार रखता है, वो इसलिए रखता है कि अगर पकड़ा जाऊंगा तो इससे किसी व्यक्ति को डराऊंगा, धमकाऊंगा, ठीक है, या कोई उपपत्ति कारित करूंगा, उसको मारूंगा, पीटूंगा, ठीक है। अब चोरी के समय उसके पास कोई हथियार मौजूद रहता है तो ऐसी स्थिति में तो उसको क्या दंड मिलेगा? तो देखिए, ऐसी स्थिति में जो प्रावधान किया गया है वो सेक्शन 382 में किया गया है। 382 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति मतलब चोरी को आसान या सुकर बनाने के लिए कोई हथियार अपने पास रखता है कि कोई व्यक्ति मुझको पकड़ लेगा तो उसको डरा दूंगा, धमका दूंगा, है ना, बंदूक रख ली, कोई पकड़ेगा तो उसको दिखा दूंगा या उसको मार भी दूंगा। तो ऐसी स्थिति में उसके पास कोई हथियार चोरी करते समय पाया जाता है तो वो 382 सेक्शन 382 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि मान लीजिए कोई रात को अपने घर में सोए, ठीक है, रात के बज रहे हैं 12, अब 2 लोग आते हैं आपके घर में चोरी करने के उद्देश्य से, और जब वो घर में एंटर करते हैं वो तो आपके किचन में पहुंचते हैं रात में, ठीक है, और किचन में रखा होता खाना, और वो क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं और खाना खा के वहाँ से तुरंत वो वापस चले जाते हैं। लेकिन वो करने क्या, चोरी आए थे लेकिन खाना खाकर वहाँ से वापस चले गए। तो ऐसी स्थिति में चोरी का अपराध बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखिए, ऐसी स्थिति में 2 अपराध बनते हैं। पहला अपराध क्या बनता है? आपराधिक अत्याचार का, ठीक है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में चोरी का अपराध नहीं बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर खाना तो उसने ले लिया है, तो देखिए खाना खाने का उसका कोई बेईमानीपूर्ण आशय नहीं था, बस उसको वहाँ रखा था तो उसने वो खा लिया, क्योंकि खाने को तो वो चुराने आया ही नहीं था, वो तो सामान चुराने आया था, वहाँ वो खाना रखा था, उसने वो खा लिया। उससे ना तो उसको कोई लाभ हुआ और ना किसी परिवार वाले को कोई हानि हुई, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में देखिए किसी आपराधिक अत्याचार का मामला बनेगा, ठीक है। तो देखिए, चोरी में हमने क्या क्या पढ़ा? चोरी हमने ये पढ़ा कि देखिए चोरी की परिभाषा कहाँ दी गई है? 378 में दी गई है। चोरी के दंड का प्रावधान क्या दिया गया? 379 में, ठीक है। अब यही चोरी अगर निवास स्थान में की जाती है तो 380 में दंडित किया जाएगा। यह चोरी किसी लिपिक, सेवक, नौकर के द्वारा की जाती है 381 में दंडित किया जाएगा, ठीक है। और यही चोरी हथियार के साथ की जाती है तो 382 में दंडित किया जाएगा, ठीक है। चोरी के लिए क्या क्या आवश्यक है? मतलब संपत्ति होनी चाहिए, वो मूवेबल प्रॉपर्टी या जंगम या चल संपत्ति होनी चाहिए। संपत्ति सम्मति के बिना हटाई जानी चाहिए। संपत्ति को पूर्ण आश्रय, बेईमानीपूर्ण आश्रय के बिना लिया जाना चाहिए ना, बेईमानीपूर्ण आश्रय से लिया जाना चाहिए, ठीक है। संपत्ति को ऐसे लेने के लिए हटाया गया हो, संपत्ति दूसरे कब्जे के मतलब दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से ली गई हो, ठीक है। तो ये इसके देखिए क्या थे, इसके आवश्यक तत्व थे। एक और इम्पोर्टेंट मैं आप मतलब एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि देखिए जो ये आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके मैंने 5 आवश्यक तत्व लिखे हैं, ठीक है, तो ये लिखना हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें से देखिए एक भी कम हो जाएगा, तो देखिए अगर एक भी आवश्यक तत्व कम होता है तो वहाँ पे देखिए आप मान लीजिए आपको मेंस का क्वेश्चन जुडिशरी में लिख रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप मान लीजिए 4 आवश्यक तत्व लिखे आते हैं, एक नहीं लिख के आते हैं, तो देखिए फिर एग्जामिनर होता है उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो चाहे तो आपको उस पर नंबर दे या ना दे, क्योंकि देखिए ये हमको जैसे 5 है तो हमको 5 के 5 लिखने बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चोरी आपको अच्छी से समझ आई होगी कि चोरी क्या होती है, चोरी की क्या परिभाषा है, किस किस स्थिति में चोरी के लिए कैसे कैसे दंड का प्रावधान है, चोरी अगर आवश्यकता के द्वारा चोरी कब होती है, अपनी संपत्ति की चोरी कब होती है, पति पत्नी एक दूसरे की संपत्ति को चोरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने सब कुछ ये जाना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए। जय हिंद।